बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, e-justice.pk की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मकुल भट्टी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है निकाहनामा, अवेयरनेस ऑफ निकाहनामा। आज हम जानेंगे कि निकाहनामा के कितने कॉलम होते हैं और उसका मतलब क्या है। दोस्तों, शादी महज एक समाजी या मजहबी तकरीब ही नहीं बल्कि ये कानूनी मामला भी है। जिस तरह हम बाकी सब कानून के बारे में तफसील से जानते हैं, इसी तरह हमें निकाहनामे के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि निकाहनामा की अवेयरनेस हमारे माशरे में बहुत कम है। हम सिर्फ मौलवी साहब के रहम करम पर ही होते हैं। जहाँ मौलवी साहब कहते हैं हम बस वहाँ सिग्नेचर कर देते हैं और निकाहनामे को पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करते। तो दोस्तों, निकाहनामे के बारे तफसील से जानते हैं। निकाहनामा के टोटल 25 कॉलम्स होते हैं। आज हम बताएंगे कि उन कॉलम्स का मतलब क्या है और उनमें किस चीज़ की डिटेल लिखी जाती है। कॉलम नंबर 1 में यूनियन कौंसिल से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात दर्ज की जाती हैं। निकाह मोस्टली लड़की वालों के घर पर होता है, तो उस कॉलम में उस इलाके के वार्ड नंबर, यूनियन कौंसिल और शहर का नाम दर्ज किया जाता है। आपका निकाह उसी यूनियन कौंसिल में दर्ज होगा जिस यूनियन कौंसिल का नाम आपके निकाहनामे कॉलम नंबर 1 में दर्ज होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लड़की वाले लड़के को निकाहनामे का पर्द नहीं देते, या अगर दें भी सही तो गुम हो जाने की सूरत में फ्यूचर में आपको कभी भी निकाहनामे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप उसी यूनियन कौंसिल से रब्ता कर सकते हैं जिस यूनियन कौंसिल का नाम आपके निकाहनामे के कॉलम नंबर 1 में दर्ज होगा। तो यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी आपको सर्टिफाइड निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट देने का पाबंद होगा। जो शादी दोनों ख़ानदानों की बाहिमी रजामंदी से होती है, उसमें तो हमें अंदाज़ा होता है कि यूनियन कौंसिल किस जगह मौजूद है और वहाँ हम इजीली रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन वो शादी जो लड़का लड़की अपनी पसंद से करते हैं और उनके वालिदैन की रजामंदगी उसमें शामिल नहीं होती, जिसे हम आमतौर पर कोर्ट मैरिज भी कहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग बाद में उस यूनियन कौंसिल से रब्ता कर सकें। कॉलम नंबर 2 तक 6 दुल्हा दुल्हन की बुनियादी मालूमात के बारे में होता है। जैसे कि कॉलम नंबर 2 में दुल्हा का नाम, बल्दियत, पता, तहसील, ज़िला वगैरह दर्ज करते हैं। कॉलम नंबर 3 में दुल्हा की उम्र और साथ डेट ऑफ बर्थ भी दर्ज करते हैं। कॉलम नंबर 4 में दुल्हन की बुनियादी मालूमात से मुतल्लिक है, मसलन दुल्हन का नाम, बल्दियत, पता, तहसील, ज़िला वगैरह दर्ज करते हैं। कॉलम नंबर 5, ये कॉलम बहुत ही अहम है। इस कॉलम में दुल्हन की अज़दवाजी हैसियत के बारे में लिखा जाता है। आया कि दुल्हन कुंवारी है, बेवा है या मुतल्लका है, मतलब तलाक याफ्ता है। कॉलम नंबर 6, इस कॉलम में दुल्हन की उम्र और साथ डेट ऑफ बर्थ भी दर्ज की जाती है। जैसे कॉलम नंबर 3 में दुल्हा की उम्र और डेट ऑफ बर्थ दर्ज की जाती है। कॉलम नंबर 7 तक 11 शादी के गवाहों से मुतल्लिक है, जिसमें आप जानते हैं कि लड़की की तरफ से वकील साहब कौन मुकर्रर हुए हैं और उन वकील साहब की तकर्री के लिए 2 गवाह कौन कौन से हैं। कॉलम नंबर 11 में शादी के 2 गवाहों का नाम दर्ज किया जाता है, जो आमतौर पर एक दूल्हा की तरफ से और एक दुल्हन की तरफ से होता है, और उन गवाहों का शादी में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का नाम भी उस कॉलम में लिखवा सकते हैं। कॉलम नंबर 12 में शादी की तारीख लिखी जाती है, मतलब जिस दिन आपका निकाह हुआ और निकाहनामा फिल किया जाता है वही तारीख इस कॉलम में लिखी जाती है। कॉलम नंबर 13 तक 20 शादी की शराइत से मुतल्लिक है, जिसमें यह तफसील से बताया जाता है कि मेहर की रकम कितनी है, हक महर कितना मुकर्रर हुआ है, कितना हक महर मुअज्जल है और कितना गैर मुअज्जल है, आया दूसरी शादी की कोई शराइत हैं तो वो क्या हैं, वो सब इन कॉलम्स में दर्ज की जाती हैं। कॉलम नंबर 13, इस कॉलम में हक महर की रकम के बारे में लिखा जाता है। हक महर की वो रकम जो मौके पर अदा की जाती है। कॉलम नंबर 14, इस कॉलम में कॉलम नंबर 13 से मुतल्लिक लिखा जाता है कि आया जो हक महर की रकम मुकर्रर की गई है वो अदाशुद है, वो और किस हद तक वो मुअज्जल है और किस हद तक मुवज्जल, मतलब अदा करनी बाकी है। कॉलम नंबर 15 और 16 में हक महर का वो हिस्सा लिखा जाता है जो शोहर अपनी मर्ज़ी से अपनी बीवी को तलाई ज़ेवरात की सूरत में, जायदाद की सूरत में या कुछ पैसों की सूरत में हक महर के तौर पे मुकर्रर करता है। कॉलम नंबर 15 में वो हक महर जो मौके पर दूल्हा दुल्हन को अदा कर देता है, और कॉलम नंबर 16 में वो हक महर होता है या वो जायदाद का वो हिस्सा जो हक महर में दर्ज किया जाता है, जो इंदुल तलब भी हो सकता है, मतलब जिस वक़्त औरत तलब करेगी अपने हस्बैंड से, अपने खामंद से, तो वो खामंद उस वक़्त अदा करने का पाबंद होगा। कॉलम नंबर 17 ख़ास शराइत के हवाले से है। अगर हक महर के अलावा भी कोई ख़ास शराइत शादी के वक़्त तय होती हैं तो वो इस कॉलम में लिखी जाती हैं। कॉलम नंबर 18, यह कॉलम बीवी के हकूक़ से मुतल्लिक है और निहायत अहमियत का हामिल है। इस कॉलम में लिखा जाता है कि शौहर ने बीवी को तलाक हक़ तफ़वीज़ किया है या नहीं, और अगर तलाक हक़ बीवी को तफ़वीज़ किया गया है तो किन शराइत की बिना पर ये तलाक हक़ तफ़वीज़ किया गया है। हमारे माशरे में इसकी अवेयरनेस ज़्यादातर नहीं है। मौलवी साहब दूल्हा दुल्हन की राय जाने बगैर ही इसको क्रॉस कर देते हैं। दूल्हा और दुल्हन दोनों की रजामंदगी जाने बगैर इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कॉलम नंबर 19, दोस्तों, अल्लाह पाक ने तलाक हक़ सिर्फ मर्द को दिया है।
مرد جب چاہے، مطلب جب اسے لگے کہ اللہ کی بیان کردہ حدود میں ان کا نباہ ممکن نہیں رہا، تو مرد اپنی بیوی کو بوجہ نافرمانی یا کسی اور وجہ سے طلاق دے سکتا ہے۔ تو کالم نمبر 19 میں خامند کے طلاق دینے پر پابندی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اگر خامند طلاق دے گا تو اس صورت میں کچھ جائیداد یا کچھ پیسوں کی صورت میں بیوی کو ادا کرے گا۔ کالم نمبر 20، شادی کے بعد دونوں فریقین کی جانب سے حق مہر یا خرچہ نفقہ کے حوالے سے اگر کوئی دستاویزات تیار کی گئی ہوں تو وہ کالم نمبر 20 میں درج کی جائیں گی۔ کالم نمبر 21، اگر دلہا کی پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے تو اس کے بارے میں کالم نمبر 21 میں لکھا جاتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے اس نے پہلی بیوی سے اجازت نامہ لیا ہے اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس کالم میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آیا کہ شوہر رنڈوا ہے یا طلاق دہندہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر شوہر کی پہلے سے کوئی اولاد موجود ہے، بچے موجود ہیں، تو ان کے نام اور تعداد، یہ سب چیزیں کالم نمبر 21 میں درج کی جاتی ہیں۔ کالم نمبر 22، اگر دولہا دوسری شادی کر رہا ہے اور اس نے ثالثی کونسل سے اجازت نامہ لیا ہے تو اس کی ڈیٹیل کالم نمبر 22 میں درج کریں گے۔ کالم نمبر 23 میں نکاح خواہ کا نام، ولدیت اور پتہ درج کریں گے۔ کالم نمبر 24 میں نکاح کو رجسٹرڈ کروانے کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ کالم نمبر 25 فیس رجسٹریشن کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ فیس جو آپ نکاح خواہ کو نکاح کے وقت ادا کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں دستخط کے لیے ایک گراف بنا ہوتا ہے جس میں دلہن کی طرف سے جو وکیل مقرر ہوتا ہے ان کے دستخط کیے جاتے ہیں، شادی کے 2 گواہوں کے دستخط کیے جاتے ہیں، مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کے دستخط کیے جاتے ہیں، اور جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس کے دستخط کے علاوہ مہر بھی لگائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نکاح نامے کے حوالے سے۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو نکاح نامے کو سمجھنے میں کافی مفید ثابت ہوگا۔ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکاح نامے میں فراڈ کیسے ہوتا ہے اور اس فراڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان محمد مقبول بھٹی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔